विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग न होने पाए। साहब जय हिंद। मेजर जनरल भूपेश जैन सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। लंबे वक्त बाद आज आपसे मेरे प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है, थैंक यू इसके लिए। सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान जो कल आया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, जहां पे उन्होंने कहा कि तीनों ही सेनाओं को अब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। उसी को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता था कि ये बयान उस वक्त आया है जिस वक्त हम देख रहे हैं कि दोनों पड़ोसी, जो कि दोनों ही दुश्मन हैं, काफी एग्रेसिव हो रहे हैं और दोनों ही साथ में हैं। एक पॉइंट ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि दोनों अलग अलग नहीं है। चाइना और पाकिस्तान अब एक हो चुके हैं। जिस प्रकार से उनकी वेस्टर्न थिएटर कमांड में पाकिस्तान के अफसरों की तैनाती होती है और जिस प्रकार से जनरल ली किया ओमिंग, जो कि पीएलए के चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान का हाल ही में दौरा किया और शहबाज शरीफ मुनीर से उनकी मुलाकात हुई। करंट सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, चैलेंज और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ये बयान? सर, ऐसा है कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ भारत के खिलाफ हैं 50 से। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके सर। इसको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब हैं जी, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली दोनों तरह से। जी सर। उसको करंट जो पाकिस्तानी रूलिंग पार्टी और या जो ग्रुप है उसको सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने वजन से गिर ना जाए, इसलिए चाइना उनको सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि वो चाइना का रोल चाइना के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सो वो नॉर्मल चीजें हैं, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। देश की 3 सेनाओं के ग्रुप कमांडर्स की लखनऊ में जो मीटिंग कराई अभी, जो हर साल होती है इस समय ऑटम के अंदर, पतझड़ के समय में आकर के होती है, हर साल होती है। ऑब्वियसली उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर का एक ही एडवाइस होता है हमेशा। अमूमन इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर, इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। हमेशा एक इसमें एड्रेस, एक प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस होता है, जॉइंट कमांडर्स कमांडर। इस बार मेरे विचार से कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि प्रधानमंत्री ने उनको थ्रू टीवी एड्रेस किया हो या कंप्यूटर के थ्रू जरिए या इंटरनेट के जरिए एड्रेस किया हो या वो खुद ट्रैवल करके गए हो। सो ये जिम्मेवारी उन्होंने राजनाथ सिंह को दी। उसको हो सकता है इसके आखिरी दिन शायद थोड़ी देर के लिए इस मीटिंग के अंदर वो बातचीत करें प्रधानमंत्री से, तो उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। पर जहां भी है जो सेना को एक ही बार बार ताकीद कोई भी देश का डिफेंस मिनिस्टर हो देगा कि वो तैयारी करके रखें, तो ये तो उनका काम है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कोई मैसेज देने की आवश्यकता नहीं समझता। और जो हालात दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो देश की सेनाओं को चौकन्ना रहना और मजबूत करना हर देश, इस भारत देश के जो सरकार है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं जब वो कह रहे हैं सेनाओं को कि आप अपने आप को तैयार रखिए। जहां तक सवाल आप पूछ रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजिकली हम भारत जो है कोशिश कर रहा है जी, पर अभी भी हम काफी गैप है हमारा और चाइनीज कैपेबिलिटीज के अंदर। चाइना जैसे देखिए, नेवी देखिए, हमारी जो है मुश्किल से 125 के करीब शिप्स हैं, उनकी देखेंगे तो 450। वो तो लार्जेस्ट नेवी है इस वक्त। बिल्कुल सर। वो किस स्पीड के ऊपर जो है वो ऐड करे जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो झुकाव या देखना है वो अमेरिका की तरफ है। जी, क्या
चाइना इतना पैसिफिक के साथ साथ इंडियन ओशन में भी आकर के युद्ध भारत के साथ करने के लिए तैयार है, इस वक्त तो मेरे विचार से ऐसा उनका कोई ना विचार है, ना कोई इरादा है, और ना मेरे ख्याल से काबिलियत है, पर कोशिश कर रहे हैं उसको बिल्ड करने की। परंतु इन सब के बजर में आप सबसे बड़ी जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है राजेश जी, भारत के प्रधानमंत्री बहुत क्लियरली बोलते हैं ये युद्ध का जमाना नहीं है, और उनके पिछले अगर 11-12 साल का जो टेन्योर देखें जी, उसके अंदर जब भी प्रोवोकेशन हुई, चाहे वो पाकिस्तान से हुई, चाहे वो चाइना की तरफ से हुई, चाहे वो गलवान में हुई या पहले उससे चुंबी वैली के बीच में हुई, उन्होंने किसी प्रकार कूटनीतिक तरीके से उस मामले को सुलझाने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं, पर युद्ध का रास्ता अख्तियार नहीं किया। सो मेरे विचार से भारत के बारे में ये सेफली कहा जा सकता है कि भारत की जो पॉलिटिकल नीति है, अंटिल उसके ऊपर युद्ध थोप दिया जाएगा, युद्ध करने की को से बचाने के देश को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सर। ऐसी ही हालात के अंदर अगर हमारी अंदरूनी हालात देखें, सेना की काफी कमिटमेंट है, बिल्कुल सर, और जरूरी है कि सेना उन कमिटमेंट से बचे, हटे, पर हालात इस प्रकार हैं, अगर आप डोमेस्टिकली देखिए तो भारत देश इस वक्त पॉलिटिकली, रिलीजियसली, जी, जातियों की तरीके से अगर देखें तो आप काफी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहे हैं, जो ज्यादातर जिनका गाइडेंस जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर है। पॉलिटिकल ग्रुप हर लिहाज से कुछ ना कुछ अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर सेना, हालात बिगड़ जाते हैं तो सेना खिंच जाती है, चाहे वो उत्तर पूर्व हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। जी, कभी हालात, मौसम ऐसे पैदा कर देता है कि फौज को बीच में घुसना पड़ता है, और कितना सीएपीएफ बना रही हैं, जो सेंट्रल पुलिस वगैरह है या लोकल पुलिस है, तो वो काम कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे हालात में फौज खिंच आती है। पर कोशिश होनी चाहिए फौज को फ्री किया जाए, फौज का झुकाव रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, तैयारी की तरफ जाए, ये देश के हित में होगा मेरे विचार से। ठीक सर। एक पॉइंट और, क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं तमाम, चाहे रूस यूक्रेन की जंग है, चाहे इससे पहले हमने इजराइल हमास जंग भी देख रहे हैं, साथ में हमने अजरबैजान अर्मीनिया की भी जंग देखी, उसमें हमने एक ड्रोन की बड़ी अहम भूमिका देखी है। ड्रोन वॉरफेयर नए आयाम गढ़ रहा है इस वक्त, कहें तो काफी कारगर है, और इस लिहाज से हम कहां पर स्टैंड करते हैं सर, और कितना काम इस पर करने की जरूरत है? ऐसा है कि मेरे विचार से देश के अंदर जो काम कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, उनको इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, और कोई भी देश चाहे कितनी भी कोशिश करे, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के लिए। अभी हमारे पास कोई जेट इंजन नहीं है, जी जी, हम बना नहीं पाए हैं। हम अभी भी अमेरिका से लेने की कोशिश, सिर्फ 4 देश जेट इंजन बना पाते हैं। कौन कौन? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। राफेल का इंजन बनाने के लिए फ्रांस को 13 साल लगे, और उस टेक्नोलॉजी कई साल से इंजन बना रहे हैं। हमने तो पहला इंजन भी नहीं बना पाए हैं जी। हमारा जो कोशिश कावेरी बनाने की, वो 30 साल से ज्यादा पुरानी है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको वेपन सिस्टम से पहले बेसिक फंडामेंटल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी चाहिए। इंडिया अभी भी उसमें काफी हद तक आगे बढ़ना जरूरी है। तो मेरा पक्का यकीन है कि जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो उसको पूरी ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे। जी जी जी। और हर किसी देश के हालात, ड्रोन तो आजकल नॉर्मल बच्चे उड़ाते फिर रहे हैं, लेडीज अपना, और बहुत तरक्की कर रहा है, और भारत में कोशिश हो रही है इन टेक्नोलॉजीज को आने की, और वो आ जाएंगी। तो आई थिंक
तीन चीजें होती हैं जी। एक देश के अंदर नीति होती पॉलिसीज, डॉक्ट्रिन, पॉलिसीज, वो किस प्रकार से चलनी है। दूसरा उसके अंदर जो होता है मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर चाहिए उसको रन करने, और उस दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेंड मैन पावर को आपको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी जी। तो अगर वो टेक्निकल चीज कैपेबिलिटीज हैं, उसके ऊपर मैन पावर ट्रेंड है, और तो आप हासिल करना चाहते हैं देश के हित में, वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके। अगर आपके पास पत्थर है तो आप पत्थर से लड़ेंगे, अगर लाठी है तो लाठी से लड़ेंगे, आपके पास बंदूक है तो बंदूक से लड़ेंगे, तो ड्रोन है तो लड़ सकते हैं। और लीडर का तरीका का काबिलियत ये है कि वो जो उसके पास अवेलेबल है उसको वो किस प्रकार से यूज करता है। और इसके अंदर सबसे अगर अच्छी सीख लेनी है, जो आतंकवादी हैं वो देखिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया 9/11 के अंदर, आज तो डेट भी नजदीक आ रही है, एक जहाज का इस्तेमाल किया उसने इतने बड़े बम के तौर पर, और वो सबसे बड़ी बिल्डिंग न्यूयॉर्क की बता दी। तो मेरे विचार से टेक्नोलॉजी हर किसी के हित की नहीं होती। ईरान देखिए, उसने रास्ता ढूंढा है ना अमेरिका के साथ कंटेस्ट करने का, तो मुझे पक्का यकीन है अगर हमारी लीडरशिप काम की है तो वो रास्ता निकाल लेगी। ड्रोन कोशिश हो रही है यहाँ कुछ ना और तरीके से। जी। एक पॉइंट मेरा और है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हाल ही में अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन और जो ग्रास्टी हैं, जो राजदूत हैं भारत में, उनका एक बयान आया कि भारत को लेकर कि ये वो वक्त नहीं है कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें। उसे हम किस लिहाज से देख सकते हैं? क्या हमें मानना होगा, ये यकीन करना होगा कि अगर टू फ्रंट या 2.5 फ्रंट वॉर की तरफ देश जाता है या वो नौबत आती है तो हमें अमेरिका की तरफ अपना झुकाव और बढ़ाना पड़ेगा? क्या मैसेज दिया गया था सर इसके जरिए? मेरे को ना इसको और थोड़ा सा खोल देने दो। जी जी, मुझे और बड़ा खोल देने दो। जब यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने जो डिफेंस मिनिस्टर है, सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने एक बयान दिया था कि अमेरिका का एम क्या है रशिया के प्रति, और वो एम था उसको कमजोर करना, उसको ब्लीड करना। उसके अंदर उनका साथ दे रहा है यूरोप, ठीक है, और यूरोप सबसे बड़ा खतरा रशिया से यूरोप को है। तो कोशिश होनी चाहिए थी यूरोप और उसकी इस युद्ध को खत्म किया जाए। बिल्कुल सर। तो युद्ध को तो खत्म नहीं किया गया। तो अब यूरोप चाहता है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर के ये जो रशिया को नुकसान पहुंचाया गया, वूंड कर दिया गया, घायल कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया जाए। ओके जी, लॉन्ग हथियार दे दो। अमेरिका नहीं होने देता। अमेरिका चाहता है कि रशिया ब्लीड करता रहे और वीक हो जाए, पर वो रशिया को डिस्ट्रॉय नहीं करने देने चाहता। क्यों? क्योंकि अगर रशिया ज्यादा वीक हो गया तो सबसे पहले अपनी मनमानी कौन करेगा? यूरोप। यूरोप, ठीक, यूरोप को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा फिर अमेरिका के साथ कोऑपरेट करने के लिए। यूरोप तैयार हो जाएगा चाइना के साथ दोस्ती करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने के लिए। तो रशिया का डर यूरोप के खिलाफ अमेरिका के इंटरेस्ट में। ओके, चाइना इस वक्त रशिया को सपोर्ट करना चाहता है। रशिया ने उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो पहले चाइना से एक टाइम पर लिया हुआ था। चाइना का गोल है कभी उस इलाके को लेने से। जी, तो रशिया और चाइना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट निश्चित है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि रशिया इतना कमजोर हो जाए कि चाइना उसको भी लपेट दे। ओके, और किसी स्टेज के ऊपर जब चाइना के खिलाफ अमेरिका को एक्शन लेना है, वो चाहेगा कि वो रशिया की सपोर्ट ले और रशिया उसकी सपोर्ट ले चाइना को कंट्रोल करने में। ओके, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जियो पॉलिटिक्स की, और इन सब के अंदर अमेरिका चाहता है भारत जो है ना वो हमारा पिछलग्गू बन जाए। तो वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और
उनके जो राजदूत हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट के बारे में बयान अगर करते हैं तो हमें कोई परेशानी या हैरान नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें सुन लेना चाहिए। पर बात को अगर समझेंगे, इस सब के दौरान अमेरिका के पास भारत के खिलाफ एक्शन लेने की काबिलियत नहीं है। वो चाहे पेट्रोल लें, ऑयल लें रशिया से या रशिया से हथियार लें। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया इतना स्ट्रांग रहे कि वो चाइना को उससे थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहे, वो अमेरिका के हित में है। ओके, इस अगर पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज को जो समझाई है, मुझे नहीं मालूम आपको या समझ में आया, मुझे तो कम से कम जब मैं देखता हूँ तो इतनी सारी लगती है तो मुझे समझ में नहीं आता है एक्चुअली एंड में होगा क्या जी। यही इसी सबको एक सीधी लाइन में आपने इनकी के लिए बहुत सारी लेटरल थिंकिंग चाहिए और इसको आप करिए। इसके अंदर फाइनली भारत देश के नेताओं को इसके अंदर से अपना रास्ता सीधा निकालना होगा। जी, मैं बहुत शॉर्ट में जो चीज समझ पाया, जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन का यूज किया रूस के खिलाफ, मुझे लगता है कभी कभी कि अमेरिका चाहता है कि भारत का भी यूज चाइना के खिलाफ आने वाले वक्त में वैसे ही किया जाए। बस मेरा एक आखिरी पॉइंट है सर, इंडो पैसिफिक को लेकर। हम क्वेड के बाद एक स्क्वाड गठन बना जहाँ पे साउथ कोरिया को भी शामिल किया गया, तमाम देश उसमें शामिल हुए। ऑकस का निर्माण है और हाल ही में हम देख रहे हैं कि फिलीपींस और जापान, मलेशिया, सबके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं चीन के साथ। तो क्या हम ये देखें कि मिडिल ईस्ट के बाद जो ये साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक है, ये एक हॉट जोन बनने वाला है सर? आप ब्रिक्स को क्यों भूल गए? शंघाई कोऑपरेशन फोरम को क्यों भूल गए? अभी टर्की ने बोला वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है जो कि नेटो का मेंबर, ठीक है। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, ये जो लार्जर ग्रुपिंग की लड़ाई है वो ये दर्शाती है कि यूनाइटेड नेशंस के लिए जो रोल दिया गया था वो नहीं कर पाए हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो P5 है, परमानेंट 5 है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में जो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बना जो जीता था जी, उसमें सन 45 का 2025 के अंदर उसमें बहुत अंतर आ गया है और उसके लिए नए सोच की आवश्यकता है। परंतु नए सोच के अंदर जो पिछले आदमी जिनके पास ताकत है, चाहे वो फ्रांस है चाहे वो इंग्लैंड है, जी जी, वो उस ताकत को या चाइना वो देना नहीं चाहेंगे जी, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर नए ग्रुपिंग्स क्रिएट हो रही है। ये जो सब क्रिएट हो रहा है ये दर्शाता है यूनाइटेड नेशंस की इररिलेवेंस। ओके, जो चल रहे हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया में चल रहे हैं, चाहे वो यूरोप में चल रहे हैं, चाहे वो अजरबैजान में चले, चाहे वो सूडान के अंदर चले, यूनाइटेड नेशन इनफेक्टिव है इनसे डील करने के लिए। जी, उनके जो इनफेक्ट है वो कारण है इन सब ग्रुपिंग से क्रिएट होने का और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जी, जैसे मैं अगर इसको भी अगर आप जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप हम यहाँ कल सुबह तक बैठे रहेंगे तो पूरा फिर भी नहीं, एंड में सुलझने वाला नहीं है। तो ये इवॉल्विंग मतलब ये आगे बढ़ रहा है, हम इसको देखते रहेंगे और भारत का काम है इन सबको देख करके इसके अंदर से अपने इंटरेस्ट कहाँ से वो साध सकता है उसको साधना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल भूपेश जैन सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।